जो आज का चैप्टर है पहलवान की ढोलक। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ है और इस चैप्टर में ये जो कहानी है ये बहुत पॉपुलर कहानी है इनकी कहानियों में से। और ये जो कहानी है मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की, यानी उसकी हिम्मत की कहानी है। वो जो है अपनी पहलवानी के बल पर काफ़ी और उसकी हिम्मत का वर्णन भी इस कहानी में किया गया है। इस कहानी का जो समराइज़ किया गया है वो कई पॉइंट में किया गया है। जैसे पहले महामारी की भयावह स्थिति, गांव में हैजा फैला हुआ होता है और मलेरिया बुरी तरह से ये दोनों बीमारी फैली हुई थी। रात का अंधकार होता है और भयानक सन्नाटा छाया रहता है। आकाश में यद्यपि तारे चमक रहे थे और इसके अलावा कहीं कोई भी प्रकाश का कोई यानी उजाले का कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो जो रात थी वो अमावस्या की रात थी। और उस रात में जंगल से जो है गीदड़ और उल्लुओं की आवाज़ आ रही थी जो उस शांति को भंग कर रही थी। झोंपड़ियों में जो मरीज़ थे, क्योंकि महामारी फैली हुई थी, तो झोंपड़ियों में जो मरीज़ थे वो हरे राम और हे भगवान बस यही आवाज़ें आ रही थी। और जो बच्चे थे वो भी, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो उनके मुंह से क्या निकल रहा था, माँ माँ, ऐसी आवाज़ जो है, ऐसी चीत्कार जो है उनके मुँह से आ रही थी। कुत्ते जो हैं ठंड के कारण राख की ढेरी पर अपने शरीर को सिकोड़कर पड़े हुए थे और जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत सी, यानी उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत भयंकर आवाज़ थी, एक डराने वाली आवाज़ थी। अब लुट्टन पहलवान की ढोलक क्या काम करती है ऐसे में कि रात्रि का जब इस तरह का भयावह जो वातावरण होता है उसमें लुट्टन पहलवान की ढोलक जो है निरंतर बजती थी। दिन हो या रात हो अपनी ढोलक को बजाते रहता था और उसकी ढोलक से जो आवाज़ आती थी, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, मतलब ढोलक की आवाज़ ऐसी थी, लेकिन सुनने में कैसा लगता था कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में ये आवाज़ मृतक जैसे गांव में यानी ये जो आवाज़ थी बीच बीच में जो मरीज़ थे उनमें संजीवनी यानी दवाई की जैसी शक्ति भर देती थी। ज़िले भर के जो लोग थे, जहाँ वहाँ के जो उस ज़िले के जो लोग थे वो लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे, माने लुट्टन को जान गए थे सभी। अब लुट्टन का बचपन देखो कैसे बीतता है। जो लुट्टन होता है उसकी शादी बचपन में ही हो जाती है। जब वह 9 साल का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका जो पालन पोषण है वो उसकी सास करती है। बचपन में क्या करता था, वो गाय चराता था और जो दूध निकलता हुआ दूध था एकदम ताज़ा ताज़ा उसको ही पीता था और कसरत किया करता था। जो गाँव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का, अब जो गांव वाले थे वो उसकी सास को बहुत परेशान करते थे, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए ही वो जो है पहलवान बन गया और कुश्ती लड़ने लगा। अब श्यामनगर जो वो गांव था वहाँ का जो दंगल था उसके बारे में क्या लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ जी ने कि एक बार लुट्टन श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। जो श्यामनगर था गाँव, वहाँ पर जो है वो कुश्ती का जो दंगल हुआ था उसको देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया हुआ था, यानी एक चांद सिंह नाम का पहलवान था जो अपने गुरु के साथ आया हुआ था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर यानी हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी, यानी अपने साथ के सभी उनको हरा दिया था और उसे शेर का बच्चा कहा जाता था। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी भी पहलवान में नहीं थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था, यानी वो अपने आप को ये साबित करता था कि वो बहुत बड़ा पहलवान है और कोई उसे हरा नहीं सकता। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। जो वहाँ के राजा थे श्यामनगर के, वो चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की प्लानिंग कर रहे थे कि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। अब जो लुट्टन सिंह था उसने उसको वार्न कर दिया कुश्ती के लिए। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। सब समझने लगे कि भाई इसको तो कोई हरा नहीं सकता, चांद सिंह को, ये लुट्टन पागल है कि इसको चेतावनी दे रहा है। अब जैसे कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह से उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, लेकिन लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सब ने समझाया, लेकिन लुट्टन ने राजा से कहा कि सरकार, यदि आपकी आज्ञा नहीं मिली तो मैं पत्थर पर सिर मार मार कर मर जाऊंगा। यानी उससे जो है ज़बरदस्ती राजा से एक्सेप्ट करवा लिया कुश्ती के लिए। अब भीड़ में जो है बिल्कुल एक उत्साह था, एक अधीर था, माने अपना धैर्य वो इसलिए खो रही थी भीड़, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लुट्टन जो है इसके चांद सिंह के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन सिंह को गाली दे रहा था
क्योंकि वो चांद सिंह की तरफ थे। चांद सिंह खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसको क्यों मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर? कि उसको लगता था कि वही जीतेगा और ये हार जाएगा। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, कुछ चाहते थे कि लुट्टन सिंह लड़े, और फिर उसके बाद जब राजा मजबूर हो गया तो राजा ने भी मजबूर होकर उसको लड़ने की अनुमति यानी कुश्ती की अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, लेकिन लुट्टन का ढोल अब भी धुन में बज रहा था। जो धुन निकलती थी उसी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक और चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। वो चांद सिंह की तरफ थे तो उसको एनकरेज कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, यानी क्योंकि उसने गर्दन से दबा लिया था उसको, तो इस वजह से उसकी आंखें निकलने जैसी लग रही थी। उसकी छाती फटने को हो। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत और दांव-पेच की परीक्षा ले रहा था। अब ढोल ने कैसी आवाज़ निकालनी शुरू करी? धाक दिना, तिरकट तिना की आवाज़ जो है ये सुनाई आ रही थी, जिसका अर्थ लुट्टन ने क्या समझा कि दांव काट बाहर हो जा। यानी जो ढोल से जो आवाज़ आ रही थी धाक धीना की, तो उसने लुट्टन ने उस आवाज़ को अपने आप को एनकरेज करने के लिए क्या किया? दांव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली, यानी ढोल की आवाज़ ने उसको एनकरेज किया। ढोलक ने चटाक था कहा। ढोल से कैसी आवाज़ आई? चटाक था। और वो क्या समझ रहा था कि उठा पटक दे। लुट्टन ने चांद सिंह को ज़मीन पर दे मारा। इस आवाज़ के कारण उसने उसको ज़मीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिन धिक धिना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धा गिड़ गिड़ यानी वीर बहादुर की ध्वनि निकाली, तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की और राजा श्यामनंद की जय जयकार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि लुट्टन सिंह जीत रहा था। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। ढोल को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि ढोल से वह एनकरेज हो रहा था और वो उसके कारण ही उसने वो कुश्ती जीत ली थी। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। यानी पहले तो वो चांद सिंह को रखना चाह रहे थे उसकी कुश्ती के कारण कि वो कुश्ती विजेता था, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि लुट्टन सिंह पहलवान है तो उन्होंने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुँच रहे थे, यानी क्योंकि वो हार गया था तो वो रोने लगा था। दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जवान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। किसकी नियुक्ति का? पहलवान की, लुट्टन की। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। यानी उसके साथ के जितने भी उस टाइम के पहलवान थे उसने सभी को हरा दिया, और जिसमें एक काला खां, वो भी एक बहुत बड़ा पहलवान था और काफ़ी प्रसिद्ध था, तो उसको भी हरा दिया था। अब देखो जब वो राजा के दरबार में नियुक्त हो जाता है तो वहाँ वो 15 साल जॉब मतलब काम करता है। तो कैसे उसके दिन बीतते हैं वहाँ पर कि क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, इसलिए अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। यानी सब उसको देखने के लिए आते थे, सब देखते थे कि भाई लुट्टन में ऐसा क्या है। वह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। यानी जैसे हाथी मदमस्त होकर चलता है वैसे ही वो निडर होकर मेलों में घूमता था, और उसकी पोशाक थी घुटने तक एक लंबा चोगा पहनना। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 2 सेर का मतलब है 2 किलो रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार भी मुंह में डाल लेता था। वह बच्चे जैसे शौक करता था, जैसे यानी जिस तरह से बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर मोहित हो जाते हैं, उस तरह से वो भी कैसे करता था बच्चों वाली हरकतें कि आंखों पर रंगीन अरबक का चश्मा लगा लेता था, हाथ में खिलौनों को नचाता था और मुख से पीतल की सीटी बजाता और हंसता हुआ लौटता था। दंगल में उससे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना भी चाहता तो राजा उसको अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि सबको पता था कि लुट्टन हरा देगा। इस तरह से उसके 15 साल बीत गए। उधर पहलवान की सास और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अब लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान हो गए थे। लड़कों को देखकर लोग कहने लगे कि ये तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे, क्योंकि वो भी पहलवान की तरह से दिखाई देते थे, तो सबको ये लगता था कि अपने बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो गए। यानी राजा ने कहा कि आने वाले समय में पहलवान लुट्टन के बाद वो उनको अपना पहलवान बना लेगा। अब तीनों का जो भरण पोषण था वो दरबार से ही हो रहा था, यानी उनका खाना पीना सब कुछ, सारा उनका जो खर्चा था वो दरबार से ही हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरे गुरु का
मेरा गुरु कोई नहीं है, सिर्फ ढोल है। अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। तो उसने अपने लड़कों को बताया कि मैं किसी गुरु से कोई शिक्षा नहीं लेता, मुझे जो शिक्षा मिलती है वो किससे मिलती है? ढोल से, क्योंकि ढोल की आवाज़ निकलती थी और उस ढोल की आवाज़ का ही वो अर्थ निकालता था और उसी से कुश्ती लड़ता था। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अब जो है जिस राजा के दरबार में वो रहता है उस राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा का जो लड़का होता है वो विलायत से आता है और सारा राज दरबार का जो काम काज है वो अपने हाथ में ले लेता है। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अब उसने क्या सोचा कि ये तीनों पहलवान बेकार हैं, तो इसलिए उसने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। और जब तीनों बाप बेटे वहाँ से निकल जाते हैं तो ढोल अपने कंधे पर रखकर गांव लौट आते हैं। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी। गांव वाले तो उनकी इज्जत करते थे, तो उन्होंने जो है उनके तीनों के लिए, बाप बेटों के लिए एक झोंपड़ी बना दी। और ये तीनों जो हैं फिर वहाँ क्या करने लगे कि जो नौजवान थे उस गांव के और ग्वाले यानी गाय चराने वाले, उनको कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी भी गांव वालों ने उठा ली थी, लेकिन गांव वाले जो है उनका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सके। इसलिए लुट्टन के पास अब जो वो जो थे सीखने वाले उन्होंने उसके पास लुट्टन के पास जाना बंद कर दिया और लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने 2 पुत्र ही बचे। सिर्फ वो अपने दोनों पुत्रों को ही सिखाने लगा। इसके बाद जो है लुट्टन के जो मृत्यु का जो वृतांत है वो इसमें इस प्रकार से है कि गांव पर भयानक संकट आ गया। संकट कैसे आ गया कि पहले सूखा पड़ा जिससे अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजे जैसी बीमारियों का आक्रमण हुआ, महामारी फैल गई। गांव के घर खाली हो गए, यानी घर में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। प्रतिदिन 2 से 3 मौतें गांव में होने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते। सूर्यास्त होते ही यानी सूर्य के अस्त होते ही वहाँ सब लोग जो है घरों में घुस जाते और सब बिल्कुल चुप रहते थे। ऐसे में केवल जो पहलवान था वही अपनी ढोलक बजाता था। गांव के अर्धमृत माने आधे मरे हुए औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ एक दवाई का काम करती थी, एक उन्हें एनर्जी देती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि महामारी फैली हुई थी तो उसके जो दोनों बेटे थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब लुट्टन ने क्या किया कि एक लंबी सांस भरी और दोनों बहादुर गिर पड़े। बस उसके मुंह से निकला कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया, जो राजा ने उसको दी थी, जांघिया कहते हैं चड्डी, तो वो पहनी और शरीर पर मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को अपने कंधे पर लादकर नदी में बहाकर आ गया। इस घटना से गांव वालों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी, तो इससे वो हताश हो गया था। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली तो प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, यानी पहलवान की भी मृत्यु हो गई है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, यानी जो गुरु कौन था उनका? पहलवान लुट्टन। तो उसने अपने शिष्यों से कहा था कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित के बल नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल जरूर बजाया जाना चाहिए। धन्यवाद। ये सारांश मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। सारांश अगर आपको क्लियर नहीं है फ़ोटो तो इसमें आपको, क्योंकि सारांश तो उतारना नहीं है, सिर्फ प्रश्नोत्तर उतारने हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ और आप वही अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद। ये जो प्रश्नोत्तर हैं, पहला प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो है सेकंड क्वेश्चन से उतारने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यानी 4th जो क्वेश्चन है वो 3 तरह से आ सकता है। 1, 2, 3 इसमें अथवा करके दिया हुआ है, ये तीनों तरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 के कई पार्ट हैं, ये भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो 7 के पार्ट हैं इनके आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आशय स्पष्ट करें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। दैट्स इट। थैंक यू।